हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी। मैंने भेजा ना ग्रुप पे, अभी भेजा। देखें, आया नहीं आया है। अच्छा भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमें अरेज करना है और उसमें वन पहले वन डी अरे करके अंदर दो कॉन्सेप्ट है हमारे पास, लीनियर सर्च एंड बबल सॉर्ट। उसके क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। वो कोशिश ये करते हैं कि दोनों निपटा दें, लीनियर सर्च भी और बबल सॉर्ट भी। अच्छा, बिस्मिल्लाह। ठीक है। एरेज क्या है? हमने कहा था कि एरेज इज अ डेटा स्ट्रक्चर यूज्ड टू स्टोर सेवरल वैल्यूज ऑफ सेम डेटा टाइप। आपके पास सेम डेटा टाइप की जो वैल्यूज होंगी उनको हम एरेज में स्टोर करते हैं। अच्छा, अगर एरे में स्टोर नहीं करें तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन ये है कि हम मल्टीपल वेरिएबल बनाकर उसको स्टोर कर सकते हैं। हमने सपोज किया हमें 5 स्टूडेंट्स के नेम लिखने हैं, तो हमने कहा डिक्लेयर नेम 1, नेम 2, नेम 3, ठीक है ना, नेम 4, ये हमने लिया, और नेम 5। अब ये हमने कर लिया स्ट्रिंग। अब हमें इनपुट लेना है, तो आपको एक तो वेरिएबल आपके बढ़ गए, सेकेंडली हम अब लूप नहीं लगा सकते। हमें इनपुट लेना पड़ेगा नेम 1, फिर हमें इनपुट लेना होगा नेम 2। अच्छा, इनके अगर मार्क्स भी चाहिए तो फिर हम डिक्लेयर करेंगे मार्क्स 1, मार्क्स 2, मार्क्स 2, मार्क्स 3। सही ना, इस तरह हमें इनको डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो इसके अंदर क्या होगा कि अब यहाँ पर भी वेरिएबल बढ़ रहे हैं, मार्क्स 4, मार्क्स 5। अच्छा, ये तो चलो ठीक है, हमारे पास 5 स्टूडेंट्स है तो हमने ये काम कर लिया। अब रिजल्ट कैलकुलेट करना है, तो रिजल्ट के लिए भी आपको ये करना पड़ेगा कि डिक्लेयर करना पड़ेगा रिजल्ट 1, रिजल्ट 2, रिजल्ट 3, रिजल्ट 4, रिजल्ट 5। डिक्लेयर रिजल्ट 1, रिजल्ट 2, रिजल्ट 3, रिजल्ट 4, रिजल्ट 5। हाँ, इस तरह हमने क्या किया, इसको सपोज की हमने डिक्लेयर कर दिया स्ट्रिंग। अब हमें इनपुट लिया, फिर हम लेंगे इनपुट मार्क्स 1, फिर हम कहेंगे कि इफ मार्क्स 1 इज ग्रेटर देन 50, देन रिजल्ट 1 इज इक्वल टू पास। अब इसमें क्या हो रहा है, और एल्स रिजल्ट 2 इज इक्वल टू फेल, रिजल्ट 1 इज इक्वल टू फेल। एंड इफ अब दूसरे स्टूडेंट का मार्क्स इनपुट लेना है, तो दोबारा हमें क्या करना पड़ेगा, इनपुट लूप नहीं लगा सकते। अब आपको इनपुट मार्क्स 2, नेम 2, इफ मार्क्स 2 इज ग्रेटर देन 50, देन रिजल्ट 2 इज इक्वल टू पास, एज रिजल्ट 2 इज इक्वल टू फेल। तो हमारे पास जो है कि इसके अंदर एक तो आप लूप नहीं लगा रहे, फिर दूसरा ये है कि आपके पास जो है बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर्स जो है अपने वेरिएबल बहुत ज्यादा बढ़ गए। हाँ, मल्टीपल पीपल आर वेटिंग। सही। हेलो बच्चों, हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? हाँ, चाय और इनों से पूछ लो, बच्चों से। बच्चों कुछ लेंगे, चाय, कॉफी, पानी? कॉफी, चाय, पानी?
मैं पानी भी लूंगा और ग्रीन टी और कुछ भी नहीं लेंगे, पानी भी नहीं, ऐसा क्यों, इतनी नाराजगी? अच्छा भाई, अब सही बेटा। तो क्या बेनिफिट है कि हमारे पास एक तो जब हम एरे यूज कर रहे हैं तो अब ये काम हम एरे में अगर करते तो हम ये करते कि ये लिया हमने हमने एरे यूज कर रहे हैं तो हमने एक ही हमने कहा डिक्लेयर नेम इस एरे 1:5 ऑफ स्ट्रिंग, डिक्लेयर ले लिया हमने मार्क्स, और मार्क्स को कैसे डिक्लेयर करेंगे, इसी तरह कॉलन एरे 1:5 ऑफ इंटीजर, और रिजल्ट को डिक्लेयर करना है तो उसको भी हमने इसी तरह कर लिया कि डिक्लेयर रिजल्ट कॉलन एरे 1:5 ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, फिर हमें ये हमने declare किया। तो हमारे पास ये 3 एरे बन गए। एक एरे के अंदर हमने नेम लिखा, इसका साइज 1 से 5 है, ये पहली लोकेशन का नाम है 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और ये 5 है। ये जो लोकेशन हमने ली है इनको हम कहते हैं इंडेक्स। फिर हमने एक और एरे बना लिया, उसके अंदर हमने जज़ाकल्लाह मार्क्स लिखा 1:5, और इसके अंदर भी वही हो जाएगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। एक और एरे बना दिया हमने रिजल्ट, ये भी 1:5 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5। सही बेटा। अच्छा, इसमें ये जो नंबर्स हैं, इन नंबर्स को हम कहते हैं कि ये हमारे इंडेक्स हैं, ये लोकेशन ऑफ द एरे नंबर्स, इंडेक्स। इस इंडेक्स में जो स्मॉलेस्ट इंडेक्स है 1, इसको हम कहते हैं लोअर बाउंड। जो लार्जेस्ट इंडेक्स है इसको हम कहते हैं अपर बाउंड। सही, ये हमारे पास एरे के ये कुछ टर्म्स हैं। अब आपको इसमें डेटा इनपुट लेना है तो सिंपल से हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि हमें एक और वेरिएबल चाहिए होगा, डिक्लेयर इंडेक्स, और इसकी डेटा टाइप होगी इंटीजर। मेरी आवाज आ रही है ना बेटा आप लोगों को? फिर हम कहेंगे फॉर इंडेक्स इक्वल्स 1 to 5, और फिर हमने ले लिया इनपुट नेम। अब हर डिक्लेयर करते वक्त हम साइज देते हैं, उसके बाद हमेशा इंडेक्स यूज करेंगे। इनपुट मार्क्स इंडेक्स इनपुट। अच्छा, फिर हम कहेंगे कि इफ मार्क्स इंडेक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50, देन रिजल्ट इंडेक्स इज इक्वल्स टू पास, एल्स रिजल्ट इंडेक्स असाइनमेंट फेल। एंड इफ आपसे कहते हैं नहीं यहाँ पर 5 नहीं 500 स्टूडेंट्स हैं, तो सिंपली हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 5 की जगह 500 लगा देंगे, और यहाँ लूप को 1 to 5 से 1 to 500 कर देंगे। तो ये हमारा लूप जो है उतनी मरतबा चल जाएगा, इतनी मरतबा आपने बोला है। सही है भाई? सही बेटा, इज इट क्लियर?
पेज नंबर 57 पर आ जाए। लिख लिया मेरा बच्चा? ये हमारे पास एक क्वेश्चन आया था इससे रिलेटेड समर 20 विंटर 21 के अंदर। ये मैं आपको दिखाता हूँ। पेपर खोल लूँ मैं। एक मिनट। P2 फास्ट पेपर, पेज नंबर 57 निकालें। ठीक है, पेज नंबर 57 के ऊपर क्वेश्चन 1B है। फास्ट पेपर मैंने आप लोगों को दिए थे बेटा, आज लेकर नहीं है। जब तक आप इसको यूज कर लो। वैसे मैं दिखा तो रहा हूँ स्क्रीन पे, लेकिन फिर भी आप इसे पेज नंबर 57। राइट। देखें, ये क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? द फॉलोइंग pseudocode assigns a value to an element of an array। सही है बेटा? अब देखें क्या वैल्यूज हैं भाई। कहता है दिस एरे स्क्वायर ब्रैकेट एंड असाइनमेंट 42। ठीक है, असाइनमेंट 42। अब कहता है कि इस टेबल को कंप्लीट कर दें। कंप्लीट द टेबल, द डायमेंशन ऑफ दिस एरे। अब होता ये है कि यहाँ पर हमने ये एरे बनाया। इस एरे के अंदर हमने 3 एरेज बनाए। हमसे कहते हैं ये स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट एक सब्जेक्ट के मार्क्स में, एक सब्जेक्ट में अपेयर नहीं हो रहा है। ये बेसिकली 3 सब्जेक्ट्स में अपेयर हो रहा है या 4 सब्जेक्ट्स में अपेयर हो रहा है। तो अब आप एक तो एरे बनाएंगे नेम का। ठीक है, आपने कहा 1 कॉलन 5 और आपने ये बना दिया 1 2 3 4 5। एक कह रहा है कि स्टूडेंट 3 सब्जेक्ट्स में अपेयर हो रहे हैं। तो अब आपको 3 कॉलम बनाने पड़ेंगे और 5 रोज बनानी होंगी। ठीक है ना? ये 3 कॉलम हो गए जिसमें एक एक सब्जेक्ट, एक कॉलम में एक सब्जेक्ट के मार्क्स आएंगे 1 2 3। और ये आपके पास 5 रोज हो गई 1 2 3 4 और ये 5। जज़ाकल्लाह। सही। तो अब यहाँ पर एक इंडेक्स हो गया है जो रोज के लिए यूज हो रहा है। बेसिकली ये आपकी रोज है। ठीक है ना? ये रोज है आपकी। एक इंडेक्स आपका रोज के लिए यूज हो रहा है जिसको मैंने येलो कलर से हाईलाइट किया है। एक इंडेक्स है जिसको ग्रीन कलर से हाईलाइट कर रहा हूं, ये कॉलम्स के लिए यूज हो रहा है। ये भी इंडेक्स है लेकिन कॉलम के लिए। ठीक है, तो इस एरे में हमारे पास एक ही इंडेक्स है जो रो के लिए यूज हो रहा है। और इस एरे के नाम पर 2 इंडिसेस हैं, वन फॉर रो एंड अदर वन फॉर कॉलम। तो हम कहेंगे कि ये 1D एरे है क्योंकि इसके अंदर एक इंडेक्स है। ये 2D एरे, 2 डायमेंशन एरे है क्योंकि इसके अंदर 2 इंडेक्स हैं। एक इंडेक्स रो के लिए यूज हो रहा है और एक इंडेक्स कॉलम के लिए। जैसा ये है। अगर मैं इसकी बात करता हूँ, अच्छा हम रूल हमारा क्या है कि जिस तरह हम वो करते थे ना कि रिमोट कंट्रोल कार RC।
तो यही रूल हम फॉलो करते हैं एरेज में। रोज और कॉलम है तो हम भी यूज करते हैं RC। पहले R को हम कहते हैं ये रो के लिए यूज कर रहे हैं, और C को हम बोलते हैं कि ये कॉलम के लिए यूज कर रहे हैं। तो अगर मुझे इसका लोकेशन मालूम करनी है तो हम ये कहेंगे, पहले हम बताएंगे रो नंबर 3 में है, फिर बताएंगे कॉलम नंबर 2 में है। मार्क्स 3,2। असाइनमेंट अगर मैं 50 कर दूं तो यहाँ पर ये 50 स्टोर कर देगा। अच्छा, नेम में करना है, मैंने कहा नेम रो 3, मैंने कहा ABC, तो यहाँ पर ये ABCD। सही। ये क्या है, ये रो है, ये भी रो है, और ये कॉलम का इंडेक्स। सही। तो अगर आपके पास मार्क्स स्क्वायर ब्रैकेट, अच्छा कैसे पहचानेंगे कि एक चीज हमारे पास ये लिखा हुआ है, सपोज किया BCD। अब कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि BCD वेरिएबल है, कांस्टेंट है, एरे है, फंक्शन है, प्रोसीजर है, ये किसी का भी नाम हो सकता है। अगर BCD के साथ राउंड ब्रैकेट होंगे तो ये फंक्शन या प्रोसीजर होगा। फंक्शन भी हो सकता है और प्रोसीजर भी हो सकता है। अगर BCD के साथ कोई ब्रैकेट नहीं है तो ये वेरिएबल भी हो सकता है और कांस्टेंट भी हो सकता है। अगर BCD के साथ स्क्वायर ब्रैकेट होगा तो ये एरे होगा। एरे को पहचानने के लिए हम क्या करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं, याद रखना। सही है। एरे हमारे पास अगर 1 इंडेक्स हुआ तो इट विल बी 1D एरे, और अगर 2 इंडिसेस हुए तो इट विल बी 2D एरे। सही। यहाँ पर देखें क्या कह रहा है ये, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। कहता है नंबर ऑफ डायमेंशन ऑफ दिस एरे। और फिर दूसरी क्या कहता है ये कि द टेक्निकल टर्म फॉर मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल एन में टेक। और तीसरी बात कह रहा है द टेक्निकल टर्म फॉर वेरिएबल एन। जी बेटा, मेरा बच्चा साइन। हाँ, तो इन दिस स्क्वायर ब्रैकेट हाउ मेनी इंडिसेस आर देयर, 1, तो इट विल बी 1D array। सही। ये हो गया। हमने बात की थी कि एन, एन क्या चीज है, इंडेक्स है। ठीक है। इंडेक्स की लोएस्ट वैल्यू को हमने क्या कहा था, नहीं, लोअर बाउंड, और हाईएस्ट वैल्यू को हमने कहा था अपर बाउंड। सही। अच्छा, एक और भी क्वेश्चन आया है एरे से रिलेटेड, एक मिनट देखना। ऐसी बेसिक क्वेश्चंस किए उन्होंने एरे से। सही। यहाँ तक बात समझ में आ गई। आपसे कहते हैं वैल्यू यूजर से इनपुट लेके एरे में रखना है, एरे से पढ़ के यूजर को देना है, ये सारे काम हम कर सकते हैं। एरे डिक्लेयर करना है तो डिक्लेयर करना भी हमें आ गया है। अच्छा, एक क्वेश्चन मुझे जरा देखना है, 1 मिनट मुझे दे जरा सा। चलिए, ठीक है हमजा, इज इट क्लियर? Yes, sir. हमजा, ओके। एल्गो बेसिक एरे कॉन्सेप्ट अभी हमने देखा, पेज नंबर 57 कर लिया हमने। एरे के कॉन्सेप्ट का एक और क्वेश्चन भी आया था, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन था। एरे कॉन्सेप्ट, पेज नंबर 112। ये है आपका विंटर 22 का क्वेश्चन।
पेज नंबर 122 है बेटा, अगर आपके पास, मैंने जो पासवर्ड दिए हैं अगर आपके पास, ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर वो क्या कह रहा है भाई, वो ये कह रहा है कि, क्या कह रहा है मेरा बच्चा क्या कह रहा है, ये 122। अच्छा भाई, कह रहा है कि sudo code needs to change to allow for data to be stored up to 30 students. Explain why it will be good practice to use arrays to store data। जी भाई, अभी इन्होंने 3 स्टूडेंट्स का डेटा इनपुट लिया है। हाँ, द नंबर ऑफ वेरिएबल विल बी, one variable can store data, one array of name can store name of 30 students, array of marks will store marks of 30 students, so number of variables will be reduced। Multiple data can be stored in single identifier, and loops can be used to access data। लेस वेरिएबल हो गया, एक हो गया आपका लेस वेरिएबल। यहाँ पर ये टेक्निक अगर यूज करेंगे तो यू विल यूज 30 वेरिएबल्स फॉर नेम, 30 वेरिएबल फॉर मार्क्स। एरे यूज करेंगे तो 1 वेरिएबल, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा बात क्या होगा कि सिंगल आइडेंटिफायर होगा उसका, फिर आप एरे भी लूप के थ्रू भी उसको एक्सेस कर सकेंगे। अच्छा, अब एक और बात ये बोल रहा है, ये करके फिर इसकी मार्केट स्कीम देखते हैं, ठीक है। दूसरा पार्ट क्या कह रहा है मेरा बच्चा, ये आउटपुट स्टूडेंट नेम काउंट स्कोर्ड मार्क काउंट, स्टेट द पर्पस ऑफ काउंट। और इंडेक्स क्या होता है, पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन एरे। काउंट इज वर्कड एज, count is used as index to store position of elements in array। तो काउंट की डेटा टाइप क्या होगी, इंटीजर। बिट्टू मैंने उसकी ऐसा क्यों दे दिया ना आपको, ठीक है बेटा, इज इट क्लियर। तो ये तो चले इजी क्वेश्चन से, अब थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं। सही सही, एक दो ये इसका मतलब ये हुआ। अच्छा, इसकी मार्किंग स्कीम भी देख लें आप, ताकि पॉइंट्स हमें पता चले ना, कहाँ लिखी मार्किंग स्कीम मैंने इसमें निकाली। ये क्या है, विदाउट मार्किंग, कौन सा पेपर था बिट्टू ये था 4A। क्वेश्चन नंबर क्या था पूरे का, हम्म, क्वेश्चन नंबर 1D, ये आ गया, बी 1B, ये आ गया। 1B क्वेश्चन पेपर कौन सा है, विंटर 22, तो यही है। पेपर 2-1,
पेपर मार्केट। आगे पहला क्वेश्चन था कि algorithm process organized data is easier to implement, values may be accessed via loop। हमने लूप की बात की थी। make the program easier to design, code, understand multiple instances, multiple variables, reference via single identifier, a few identifiers are needed, easier to amend the program when the number of students increases। क्या तो बात वही हो रही है कि आप लूप यूज कर सकते हैं, लूप के थ्रू इनको एक्सेस कर सकते हैं, मल्टीपल वैल्यूज को वन आइडेंटिफायर के अंदर स्टोर कर सकते हैं। मल्टीपल वैल्यूज विल बी स्टोर्ड इन वन आइडेंटिफायर। जैसे हमने कहा था कि 25-30 स्टूडेंट्स के नेम एक एरे के अंदर स्टोर हो जाएंगे और 30 स्टूडेंट के मार्क्स एक एरे के अंदर स्टोर हो जाएंगे। और फिर हमारे लिए क्या होगा, अच्छा एक सेकंड पॉइंट आप वो करना है कि कह रहा मेक द प्रोग्राम इजियर टू डिजाइन, कोड एंड टेस्ट। बाकी 2 पॉइंट्स हमने लिख लिए थे कि हम सिंगल आइडेंटिफायर से मल्टीपल डेटा आइटम को एक्सेस करेंगे, और दूसरा क्या था कि लूप हम यूज कर सकते हैं, लूप के थ्रू उसको एक्सेस कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट, पॉइंट नंबर 2 जो है इसको नोट कर लें। फिर ये कह रहा है कि पर्पस इट आइडेंटिफाइज रेफरेंस एनी वैल्यू एलिमेंट, प्रोवाइड द इंडेक्स टू द एरे, और इसकी डेटा टाइप क्या होगी, इंटीजर। सही है। अब आते हैं हम एरे के क्वेश्चंस की तरफ। हमारे पास एरे के अंदर 2 कॉन्सेप्ट हमें यूज करने होते हैं, 2 कॉन्सेप्ट हमें पढ़ने होते हैं एरे में। एक हमारे पास है लीनियर सर्च और एक है बबल सॉर्ट। सपोज कि हमारे पास, वही बात कर रहे हैं कि हमारे पास जो है 2 एरे हैं, एक एरे के अंदर हमने स्टूडेंट का नाम और दूसरे एरे के अंदर उसके मार्क्स रखे हुए हैं। क्या कह रहे हैं, एन एरे contains name of 5 students while other array marks stores marks of these students। ठीक है। सही, ये हमारे पास सिचुएशन है। हमसे कह रहे हैं कि स्टूडेंट के नेम को सर्च करके बताएं कि ये नाम, कोई नाम है जो स्टूडेंट का है या नहीं है। अब ये एक एरे है हमारा, इसमें स्टूडेंट्स के हमने नाम लिखे हुए हैं। इस एरे का नाम है नेम और इसके अंदर 5 हैं। ये 500 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, 5000 भी हो सकते हैं। 1 2 3 4 5। इसमें हमें किसी नाम को सर्च करना है कि वो नाम इसमें है या नहीं। तो हम सबसे पहले इस नाम को इस जगह पर देखेंगे। यहाँ मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो हम कहाँ जाएंगे, नेक्स्ट लोकेशन पर, फिर नेक्स्ट लोकेशन पर, फिर नेक्स्ट और फिर नेक्स्ट। अब क्या हुआ, लास्ट इंडेक्स आ गया, अपर बाउंड आ गया, तो अब हम सर्चिंग को स्टॉप कर देंगे। अब हेयर आर मल्टीपल सिचुएशन। ये पॉसिबल है कि सपोज कि हमें देखना है कि कौन कौन स्टूडेंट है जिसका ए स्टार आया, रिजल्ट ढूंढ रहे हैं हम, ग्रेड ढूंढ रहे हैं। तो मल्टीपल स्टूडेंट हो सकते हैं जिनके ए स्टार आए, हो सकते हैं ना। तो हमें मल्टीपल टाइम सर्च करना होगा। और हो सकता है आपसे कह रहे हैं कि एक स्टूडेंट का रोल नंबर लिखा है वो सर्च करना है, तो रोल नंबर तो एक रोल नंबर वंस ही होगा। तो जैसे ही वो रोल नंबर मिल जाए हमें अपनी सर्चिंग को स्टॉप करना पड़ेगा, है ना। देखिए 2 सिचुएशन है। कभी ऐसा होता है कि एक वैल्यू मल्टीपल टाइम होती है अरे में, तो हमें बार बार सर्च करना पड़ता है। कभी ऐसा होता है कि एक वैल्यू अरे में ओनली वंस होती है, तो जैसे ही वो मिल जाए हमें उसकी सर्चिंग को स्टॉप करना करना होता है। ठीक है। तो हम कहते हैं कि हमारे पास सिंगल सर्चिंग का भी कोड आता है
और मल्टीपल सर्चिंग का भी कोड आता है। सपोज किया कि हमारे पास मल्टीपल सर्चिंग का कोड हम लिख रहे हैं, ठीक है, मल्टीपल सर्चिंग का कोड लिख रहे हैं, तो क्या करेंगे भाई, हम सर्चिंग स्टार्ट करेंगे 1 से, कहाँ तक करेंगे सर्चिंग, 5 तक। और जब जब कोई डेटा आइटम मिल जाएगा तो हम बता देंगे कि हाँ ये फाउंड एट लोकेशन नंबर 2। सपोज के 2 पे मिला है तो लोकेशन 2, 4 पे मिला है या 3 पे मिला है तो लोकेशन नंबर 3, ये हमारे पास होगा। तो जब हमें लूप को 1 से 5 तक चलाना है तो कौन सा लूप लेना चाहिए, फॉर टू नेक्स्ट, ठीक है। अब यहाँ पर हम मल्टीपल सर्चिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें जो वेरिएबल चाहिए होंगे, एक वेरिएबल हमें चाहिए होगा इंडेक्स, इंटीजर, एरे तो प्री पॉपुलेटेड होगा, कि एरे में पहले से डेटा रखा हुआ है, हम उस डेटा को ढूंढ रहे हैं, ठीक है। एरे तो प्री पॉपुलेटेड ही होगा। अच्छा, और हमें एक वेरिएबल चाहिए होगा फाउंड, और इसकी डेटा टाइप होगी बुलियन, ठीक है ना। अभी हमने, अच्छा, हमने और एक चाहिए होगा हमें सर्च वैल्यू। सर्च डेटा की डेटा टाइप वही होगी जो आपके एरे की डेटा टाइप है। फॉर एग्जाम्पल, एरे कंटेन्स एन एरे contains name of 50 students. Input a name and search in the array. Output all indices where name is found. ठीक है भाई, तो नेम है तो इसका मतलब ये हुआ कि सर्च डेटा हमारा स्ट्रिंग होगा, ठीक। हमने इनपुट ले लिया सर्च डेटा, ठीक। हमने फाउंड को अभी हमें ढूंढना शुरू नहीं किया है तो फाउंड अभी होगा फॉल्स। अब ढूंढना शुरू करेंगे, कहां से ढूंढेंगे हम, लोकेशन नंबर 1 से कहां तक ढूंढेंगे हम, लोकेशन नंबर 50 तक। एक एक लोकेशन पे जाएंगे, वहां पे जो डेटा है, हम कहेंगे इफ नेम्स एट इंडेक्स इज इक्वल टू सर्च डेटा, देन हम आउटपुट दे देंगे फाउंड एट इंडेक्स। जिस इंडेक्स पे मिल जाएगा वहां आउटपुट उसका इंडेक्स दे देंगे, और फाउंड को हम कर देंगे ट्रू, एंड नेक्स्ट इंडेक्स। अब जब जहां जहां डेटा मिलता जाएगा वहां वहां वो उसको फाउंड एट करके उस इंडेक्स को देता, आउटपुट देता रहेगा। और अगर नहीं मिलेगा तो फाउंड की वैल्यू फॉल्स ही रहेगी, ट्रू ही नहीं होगी कभी। ट्रू तो कब होगी, जब वो मैच कर जाएगा। फाउंड की वैल्यू अगर फॉल्स ही रही तो हम कहेंगे इफ फाउंड इज स्टिल फॉल्स, लूप टर्मिनेट हो गया है लेकिन फाउंड फॉल्स है, तो हम आउटपुट देंगे नॉट फाउंड। सही बेटा, सही मेरा बच्चा। अच्छा, अब हमारे पास सिचुएशन ये है, सिंगल सर्च। हाँ, एरे तो प्री पॉपुलेटेड ही होगा, एन एरे रोल नंबर,
contains roll number of 50 students. Input roll number and such in the array. Output index. आउटपुट एक ही इंडेक्स होगा ना, कि रोल नंबर तो सिंगल ही होगा. when roll number is found. ये मेरा बच्चा. अब रोल नंबर की डेटा टाइप तो होगी इंटीजर. तो अब फाउंड, अब सर्च डेटा की डेटा टाइप यहाँ पर हो जाएगी इंटीजर. सही. इनपुट सर्च डेटा फाउंड. हाँ. अब हम कहेंगे इफ रोल नंबर इंडेक्स इज इक्वल टू देन आउटपुट. अब इसमें प्रॉब्लम ये होगी कि अगर रोल नंबर सपोज कि हमें पहली लोकेशन पे मिल जाए तो भी ये लूप चलता रहेगा. जैसे ही मिल जाए इसे लूप को टर्मिनेट करना है. तो अब यहाँ पे कंडीशन हटा, ये लूप चेंज कर देंगे. जब फॉर को वाइल या रिपीट में चेंज करते हैं तो टू लाइन हमारी बढ़ जाती है. एक लाइन बढ़ जाती है इंडेक्स इज इक्वल टू काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस वन, और एक काउंट इक्वल टू 0. यहाँ पे इंडेक्स है तो इंडेक्स को हमने क्या कर दिया, 1 कर दिया. और फिर हमने कहा वाइल इंडेक्स इज लेस देन इक्वल टू 50. जब तक इंडेक्स 50 से कम होगा तो ये ढूंढता रहेगा. इस फॉर को हटाने के लिए हमने क्या किया मेरा बच्चा, इंडेक्स को कर दिया. दूसरी कंडीशन हम ये लगाएंगे कि एंड फाउंड जो है वो क्या है, फॉल्स है. कब तक ढूंढना है, जब तक फाउंड भी फॉल्स है और इंडेक्स की वैल्यू भी जो है वो 50 या कम है, हमें ढूंढना है. फिर हम कहेंगे इफ रोल नंबर इंडेक्स इज इक्वल टू 10, तो फाउंड को ट्रू कर देंगे. और अगर नहीं मिलेगा तो हम इंडेक्स को इंक्रीमेंट बाय 1 कर देंगे. देखो भाई, यहाँ ये लाइन एक्स्ट्रा आई है जो फॉर के लूप में नहीं थी, और ये लाइन एक्स्ट्रा आई. ये दो लाइनें हमारी एक्स्ट्रा आई. मेरा बच्चा. हाँ. We will use conditional loop ना, because we need to terminate our loop as soon as the data is found. So जैसे ही data will be found, so the value of found will be true. When you go to start of the loop, it will check that found is false or not. अगर found false नहीं हुआ तो it will terminate the loop. सही है ना. जैसे ही found आपका ट्रू हो गया और नेक्स्ट टाइम लूप नहीं चलेगा. अब करें पास्ट पेपर में जो क्वेश्चंस आए हैं एरे से रिलेटेड. समझ में आ रहा बेटा. सालार, आयजा, हमजा. जी. ठीक. अब देखें, अब ये तो हमने कर लिया है बेसिक. अब देखते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप का है. हमारे पास पेपर में कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं ना, लेकिन उसके छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं.
ये है भाई आपका पेज नंबर 41। चलिए, ये भाई ये क्वेश्चन हमारे पास आया था। ये क्वेश्चन है मेरा बच्चा, ये क्वेश्चन हमारे पास आया है समर 21 के अंदर। ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर वो क्या कह रहा है कि हमें एब्रीविएशंस बनाने हैं। ठीक है। एब्रीविएशन बनाने के लिए वो कहता है कि जब भी हम एब्रीविएट कर रहे होते हैं तो कुछ वर्ड्स को इग्नोर कर देते हैं। जैसा इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है तो IDE तीनों लिए हैं, लेकिन द अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज आया तो इसने द और फॉर को यूज नहीं किया। आया मेरा बच्चा? यही है ना? मिल गया? ठीक है, साहब मिल गया। तो क्या किया इसने? द और फॉर को यूज नहीं किया, यानी आर्टिकल यूज नहीं किए, प्रीपोजिशंस यूज नहीं किए। सही। हो सकता है कहीं कंजक्शन भी यूज नहीं करता हो। अब ये कह रहा है द प्रोग्रामर हैज डिसाइडेड टू यूज द फॉलोइंग ग्लोबल वेरिएबल्स अ 10 एलिमेंट 1D अरे। कितने एलिमेंट है मेरा बच्चा? 10 है, तो इसका साइज होगा 10। इग्नोर लिस्ट, एरे का नाम है इग्नोर लिस्ट ऑफ टाइप स्ट्रिंग टू स्टोर द इग्नोर्ड वर्ड। इग्नोर वर्ड क्या है? जब एब्रिविएट करेंगे तो जो वर्ड हम यूज नहीं करेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई कि उसके अंदर क्या होगा। कहीं पे एक यही क्वेश्चन उसने रिपीट किया था और उसने वो इग्नोर वर्ड भी बताए थे। हाँ दिए नहीं ऊपर, देखो क्या कह रहा है। अ प्रोग्राम इज नीडेड टू टेक अ स्ट्रिंग कंटेनिंग अ फुल नेम and to produce a new string of initials. Some words in the full name will be ignored. For example, the, and, of, for, to, huh? May all be ignored each letter. ठीक है, क्या बात हो रही है कि ये वर्ड्स हैं जो कि इग्नोर हो जाते हैं, द, एंड, फॉर, टू। ठीक। अब इन एरे को, इन वर्ड्स को जो कि इग्नोर हो जाते हैं उसने एक लिस्ट में स्टोर कर दिया जिसका नाम इग्नोर लिस्ट है। इसके अंदर 10 एलिमेंट स्टोर किए हुए हैं। सही। अब ये कहता है कि आपको एक फंक्शन बनाना है इग्नोर वर्ड। इस इग्नोर वर्ड के फंक्शन में कर क्या रहा है, बाकी चीजों को मैं इरेज कर रहा हूं ताकि हम उसको बाकी को हटा दिया। अच्छा भी, ये फंक्शन क्या कर रहा है? ये फंक्शन कॉल हो रहा है एक स्ट्रिंग पैरामीटर रिप्रेजेंटिंग अ वर्ड, सर्चेस फॉर द वर्ड इन द इग्नोर लिस्ट है। रिटर्न ट्रू इफ द वर्ड इज फाउंड, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स। भाई या तो फाउंड ट्रू होगा या फिर फाउंड फॉल्स होगा, तो फाउंड को रिटर्न करना है। ठीक है ना? तो ये आपको करना है। तो ये जो वर्ड है ये एक ही दफा होगा ना, वैसे यहाँ पर 10 एलिमेंट है, फॉर का लूप भी लगा देंगे तो कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं है। तो इसका हमें बनाना है और इसके लिए वो क्या कह रहा है कि आपको फंक्शन बनाना है। तो फंक्शन बनाते वक्त हमें क्या करते हैं बेटा, हम फंक्शन इसी तरह बनाते हैं जिस तरह हमने अभी सूडो कोड ऊपर लिखा था। ये जो सूडो कोड हमने लिखा था ऐसे ही हमारा फंक्शन भी बनता है, लेकिन कुछ चेंजेस हम कर देते हैं। कैसे? फंक्शन बनाते हुए उसने कहा था कि कॉल्ड विथ स्ट्रिंग पैरामीटर रिप्रेजेंटिंग अ वर्ड। तो सर्च वर्ड के थ्रू उसको कॉल कर रहे हैं। जिस चीज को कॉल करते हैं ना वो ना तो डिक्लेयर होता है और ना ही इनपुट होता है। याद रखना है, पैरामीटर कभी भी डिक्लेयर नहीं होते हैं, पैरामीटर कभी भी इनपुट नहीं होते। फंक्शन का नाम क्या बोला इसने अभी? क्या नाम है मेरा बच्चा फंक्शन का? इग्नोर वर्ड। फंक्शन है तो हम लिखेंगे फंक्शन, इसका नाम है इग्नोर वर्ड।
सही है। फिर उसके बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे हम और पैरामीटर लिखेंगे। क्या पैरामीटर पास कर रहे हैं इसको हम? सर्च वर्ड या वर्ड जो भी बोल दें। और इसकी डेटा टाइप क्या है? स्ट्रिंग। अच्छा भाई, फिर हम लिखते हैं रिटर्न्स। फंक्शन है तो हमेशा रिटर्न्स लिखते हैं। क्या रिटर्न कर रहा है भाई? ट्रू और फॉल्स। तो रिटर्न्स की डेटा टाइप आ जाएगी बुलियन। फंक्शन बना रहे थे तो फंक्शन लिखा हमने, फिर हमने फंक्शन का नाम लिखा है, फिर इसने बोला था कॉल्ड विथ स्ट्रिंग पैरामीटर, तो वो स्ट्रिंग पैरामीटर हमने ब्रैकेट के अंदर लिखा। अगर नहीं बोलता तो हम ब्रैकेट में कुछ भी नहीं लिखते। फिर इसने बोला है कि रिटर्न कर रहा है ट्रू और फॉल्स, तो हमने रिटर्न बुलियन कर दिया। सही है। इस कोड का लास्ट लाइन होगी एंड फंक्शन। ठीक है ना? अगर आपने फंक्शन एंड फंक्शन लिखा है तो इसके भी मार्क्स हैं। कभी इसके 1 मार्क होता है, कभी मोर देन 1 मार्क्स होते हैं, 2 मार्क्स भी आए एग्जाम में, 3 मार्क्स भी आए इसके। इन 2 लाइन्स के, ये 2 लाइन लिखना आपको आना है। फिर बाकी काम वैसे ही है। हमने क्या बात की थी कि जो पैरामीटर है ना तो वो इनपुट होगा ना वो डिक्लेयर होगा। अब हमें क्या चाहिए? एक फाउंड का वेरिएबल चाहिए, तो हमने कर दिया डिक्लेयर फाउंड। ये क्या होगा भाई? बुलियन। हमें इंडेक्स चाहिए, डिक्लेयर इंडेक्स इंटीजर। नहीं, रिटर्न कर रहा। ठीक है। कोड मैं यही वाला लिखूंगा। अब मैंने यहां से इस कोड से ये लाइन भी ले ली और ये लाइन भी ले ली। हमने बात की थी जो पास होता है वो ना डिक्लेयर होता ना इनपुट होता है, तो ये 2 लाइन्स की हमें नीड नहीं है। सही है। इन 2 लाइन्स को हम यहां से हटा देंगे। फिर क्या किया भाई इसने? इसने कहा है कि इंडेक्स को, फाउंड को फॉल्स कर दो। वही काम कर रहे हैं। फाउंड फॉल्स और इंडेक्स को 1 कर दिया। सही। अब हम इसे ढूंढ रहे हैं। क्या करेंगे? हम कहेंगे वाइल इंडेक्स, कितने एलिमेंट है मेरा बच्चा यहाँ पर? तो हम कहेंगे इंडेक्स इज लेस देन इक्वल टू 10 एंड फाउंड इज फॉल्स। जब तक इंडेक्स 10 या इससे कम है और फाउंड फॉल्स है तो लूप चलता रहेगा। वही काम करेंगे जो वहां ऊपर किया था हमने, कि इफ कंडीशन लगाएंगे हम। इफ, इफ क्या चीज पास की हमने? वर्ड पास की। तो हम कहेंगे वर्ड इज इक्वल टू इग्नोर लिस्ट इंडेक्स। अगर ये इसके इक्वल हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ मेरा बच्चा? कि मिल गया है। इसका मतलब ये है कि मिल गया है। अगर ये मिल गया है तो आप क्या करोगे? रिटर्न ट्रू। सही है। या आप यहाँ पे ये भी कर सकते हो कि फाउंड इज ट्रू कर दो, और आखिर में ये भी कर सकते हैं कि आप फाउंड इज इक्वल टू ट्रू। ये भी करेंगे तो यही काम करेगा। ठीक है। एल्स अगर नहीं मिला है तो आप अगले इंडेक्स पे जाएंगे, इंडेक्स इज इक्वल टू इंडेक्स प्लस 1, और एंड इफ करेंगे और एंड वाइल कर देंगे। ठीक है। अब आपको रिटर्न करना हो गया, सर्चिंग खत्म हो गई। अब आपको रिटर्न करना है, तो आपने रिटर्न कर दिया फाउंड। रिटर्न फाउंड कर दिया, तो अगर मिल गया होगा तो फाउंड ट्रू हो गया होगा, ट्रू रिटर्न हो जाएगा। अगर नहीं मिला होगा तो फाउंड फॉल्स ही रहेगा, फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। खत्म बात। ठीक है बच्चों, बात समझ में आई? अब इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ कि सर्चिंग के कौन कौन से एल्गोरिदम है। इंडेक्स पेज पे मैंने दिए हैं, वैसे मैंने कोशिश की थी कि इंडेक्स पेज पे मैं लिख दूं एरेज को, कि हो सकता है कहीं नहीं लिखा हो तो मैं लिख दूंगा। एरेज अपेंडिंग डेटा फ्रॉम फाइल, स्ट्रिंग हैंडलिंग, अरेज बबल सॉर्ट आ रहा है।
हाँ मैं देख लूंगा बेटा, अगर 116 में कोई एरे का क्वेश्चन है 116 पे। हाँ, 116 पे भी एरे का कोई क्वेश्चन निकाला देखा। कुछ मैंने लिखा नहीं कि एरे का क्या क्वेश्चन कर रहा है। समराइज कर रहा है। A program uses two 1D arrays. Integer 1 contains 600 element. Array 2 contains 200 element. Array 1 contains sample value. Read from sensor. Uh, the sensor value takes three consecutive sample values of the array index. अच्छा ये देखते हैं इसको। अच्छा यहाँ से वो है। अब हम कर लेते हैं थोड़ा सा बबल बॉल सॉर्ट कर लें, या ये वाला क्वेश्चन करें। करें ये वाला क्वेश्चन। हाँ, थोड़ा सा नए एंगल से क्वेश्चन दिया है उन्होंने। ठीक है? ये है कौन सा है बेटा, पेपर कौन सा है? विंटर 22। सही। एक ये वैल्यूज हटा दें इससे। हाँ भाई, विंटर 22 का पेपर 2 1 है बेटा, निकाल लें। विंटर 22 का पेपर 2, ये हमारे पास क्वेश्चन है। इसके अंदर आयदा देख लो बेटा, इसके अंदर ये आपको मैंने वो दिया हुआ है। साला कहाँ चला गया, ये बड़ा मसला है यार ऑनलाइन क्लास में जो है ना। अच्छा भाई देखो मेरा बच्चा क्या कह रहा है ये। A program uses two 1D arrays. Array 1 contains 600 elements. Array 2 contains 200 elements. सही। फिर क्या कह रहा है, array 1 contains value read from sensor। सही है। The sensor always takes three consecutive samples, and all of these values are stored in array 1। सेंसर से वैल्यू इनपुट लेते जा रहे हैं, array 1 में रखते जा रहे हैं, और हर सेंसर 3 वैल्यू दे रहा है। अब ये 3 कॉन्जिक्यूटिव वैल्यूज हैं, हर सेंसर है या फ्रॉम अ सेंसर, एक ही सेंसर से 3 3 वैल्यू का सैंपल आ रहा है। ठीक है। अब प्रोसीजर समराइज विल कैलकुलेट द एवरेज ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव वैल्यूज। क्या समझ में आया? और उसको स्टोर कर रहा है एरे 2 में, जो कि यहाँ पे समझा भी रहा है। ये क्या है भी हमारा 1 1 है, 2 है, 3 है। 1 में 10 है, 2 में 20 है, और 3 में 15 है। कितना हो गया? 45। 45 को इसने क्या कर दिया, 3 से डिवाइड किया तो कितना आ गया? 15। तो 3 वैल्यूज का एवरेज निकाल के एरे 2 में रखा, फिर नेक्स्ट 3 वैल्यूज का एवरेज निकाल के एरे 2 में रखा, फिर नेक्स्ट 3 वैल्यूज का एवरेज निकालकर। तो अब क्या करेंगे, इसमें 600 वैल्यूज हैं, 3 वैल्यू का एवरेज वहां पर आएगा तो 200 वैल्यूज बनेंगे। क्या करेंगे, कैसे होगा काम? आपको एरे 2 के अंदर वैल्यू स्टोर करनी है, समराइज का प्रोसीजर बनाना है, और एरे 2 में वैल्यू स्टोर करनी है। लूप कितनी मरतबा चलेगा? 200 टाइम लूप चलेगा। पहली दफा लूप चलेगा तो 1 से 3। दूसरी बार लूप चले स्टेपिंग, जबरदस्त। 3 का स्टेप हो गया, सिंपल। सही है। करें? मैं करूं? क्या करेंगे भाई हम? प्रोसीजर, प्रोसीजर है ना मेरा बच्चा। प्रोसीजर है समराइज, कोई पैरामीटर पास करने की बात नहीं की, नहीं करेंगे। प्रोसीजर है, कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। आपको इंडेक्स चाहिए होगा, आपको
इंडेक्स चाहिए होगा। अच्छा, दो इंडेक्स चाहिए होंगे। एक इंडेक्स होगा एरे 1 का और एक इंडेक्स होगा एरे 2 का, है ना। तो इंडेक्स 1 इंडेक्स 2 ले लें। डिक्लेयर इंडेक्स 1 कॉमा इंडेक्स 2 इंटीजर। अच्छा, एरे में वैल्यू कैलकुलेट करके डायरेक्ट भी रख सकते हैं ना, तो टोटल और एवरेज की वेरिएबल की नीड तो नहीं आई थिंक। लूप क्या चलाएंगे अभी हम, फॉर इंडेक्स 1 इज इक्वल टू 1 टू 600। सही है। और ये स्टेप होगा 3। अच्छा, इंडेक्स 2 क्या होगा भाई हमारा, इंडेक्स 2 होगा हमारा 1। क्यों, अगर 1 से 3 पे नहीं जा रहे, 4 पे जा रहे हैं। देखो आप, 1 से 3 पे नहीं जा रहे आप, 4 पे जा रहे हैं। वन से 4 पे जा रहे हैं, नहीं। मैं इधर कर दूंगा, 1 से 4 पे जा रहे, 4 से 6 पे जा रहे, 7 पे जा रहे, 10। सही है। आप क्या करेंगे भी, आपको आपको क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। और कहाँ रखना है, एरे 2 में। तो हम क्या कहेंगे, एरे 2 नाम क्या दिया इन्होंने, एरे 2 दिया है ना। हम कहेंगे एरे 2 एट इंडेक्स 2 असाइनमेंट एरे इंडेक्स 1। पहले मैं एवरेज कैलकुलेट कर लेता हूँ, है ना। तो एवरेज क्या होगा भाई, एवरेज इज इक्वल टू एरे 1 इंडेक्स प्लस एरे 1 इंडेक्स प्लस 1। सही जा रहा हूँ। इंडेक्स 1 है तो इंडेक्स प्लस 1 2 हो गया, और इंडेक्स प्लस 2 3 हो गया। तो 1 2 3 तीनों की वैल्यू का सम निकाल लिया हमने, प्लस एरे 1 इंडेक्स प्लस 2। सही। और इसको मैंने डिवाइड कर दिया 3 से, एवरेज आ गया। और फिर इस एवरेज को ले आके मैंने कहाँ स्टोर कर दिया, स्टोर कर दिया। और मैंने इंडेक्स 2 को इंक्रीमेंट बाय 1 कर दिया। एक आपका वेरिएबल बढ़ गया है एवरेज। देखो मेरा बच्चा, आया समझ में, आया कुछ समझ में। तो एरे के इस टाइप के भी कुछ, अच्छा एंड प्रोसीजर अच्छा आउटपुट भी देना होगा ना, तो प्रोसीजर है तो आउटपुट भी होगा। क्या कह रहा है, हाँ, एरे 1 कंटेन्स द सैंपल वैल्यू एंड एरे। अच्छा, खाली आउटपुट नहीं दे रहे, वो वैल्यू एरे 2 में स्टोर करवा रहे हैं, आउटपुट तो कुछ भी नहीं बोला इसमें। हाँ, तो जस्ट टू एंड प्रोसीजर है, ऐसा भी चलेगी।
ऑनलाइन में यही होता है बेटा, ऑनलाइन में यही मसला आता है। हेलो हमजा। तो थोड़े से इसमें हमने जी क्या सर। किया है हाँ बेटा, आर यू गेटिंग इट बेटा? हाँ यस। अच्छा भी, कल क्लास अटेंड नहीं की बेटा ऑनलाइन? मैं कल भी लूंगा क्लास 9:30 से तक। उसके अंदर हम P1 करेंगे, ये बहुत सारा कंटेंट है ना, तो P1 हम करेंगे। तो इंशाल्लाह कल 9:30 अराउंड 9:30 इस टाइम पे मैं क्लास लूंगा। 3 डेज हम रखेंगे क्लास, फ्राइडे संडे एंड वेडनेसडे। ठीक, चलो मेरा बच्चा, दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज बेटा।